हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं शुरू लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इससे अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 15 फरवरी 2019 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखा जाए तो 6.4 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। तो इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 6.4 इयर्स में तो 20.91% तक का मैसिव रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें तो 6.4 इयर्स में तो 25.88% तक का मैसिव रिटर्न है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि इसने अपने कैटेगरी को लगभग 5% से बीट कर रखा है अगर ऑल टाइम रिटर्न को कंपेयर करें तो। लेकिन अगर 5 साल का रिटर्न देखिए कैटेगरी रिटर्न तो 28.65% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर रिटर्न देखिए 5 साल में 35.05% तक का रिटर्न, मतलब 6 से 7% से बीट कर रखा है। तो देखा जाए ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना बहुत जरूरी होता है एक फंड का। तो यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है 5%, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर ऑल टाइम रिटर्न अगर आप देखें तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप ये सिर्फ रिटर्न से ही जज मत करिएगा। यहाँ पे रिस्क और रिटर्न कैसा है, रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न ऐसा दे रखा है कि नहीं, उसके बाद मार्केट कैपिटल हम सब नीचे डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर एलोकेशन क्या है, सब कुछ डिटेल में आपको लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा कि परफेक्ट है या नहीं है। उसके बाद मान लीजिए आपने इस फंड में डिसीजन ले लिया है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो हर महीने आपने 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट किया, तो 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट किया लगातार 5 साल तक, तो 5 साल तक तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ वो आपका 60,000 रुपीज 5 साल तक। और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया 1.63 लाख रुपीज में। मतलब देख पा रहे कि यहाँ पे जो पैसा है आपका दुगना से भी 3 गुना के आसपास ही पैसा हो गया। 3 गुना के आसपास आप मान सकते हैं या 2.5 गुना आप मान सकते हैं, आपका पैसा बन गया वो भी विद इन 5 ईयर्स में। लेकिन अगर मान लीजिए इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज 5 साल में, और 60,000 रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया होता है 86,757 रुपीज में। तो अब देख पा रहे कि यहाँ पे जो पैसा है आपका जो डिफरेंस, मतलब देख पा रहे कि मतलब जो इस फंड में है और इस गोल्ड का जो रिटर्न में है कितना बड़ा, बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल का डिफरेंस है। तो इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। अगर मान लीजिए आपने गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट किया होता, आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आप कन्वर्ट होकर बन गया होता 72,007 रुपीज में। तो देख पा रहे कि मतलब इससे अच्छा खासा रिटर्न गोल्ड ने दिया है, और गोल्ड से अच्छा खासा रिटर्न आपको इस पर्टिकुलर फंड ने दिया, म्यूचुअल फंड ने। तो देख पा रहे कि मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब गोल्ड और एफडी को तो आप रिटर्न आसपास ही मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस फंड का जो रिटर्न है वो बहुत ही मैसिव है। मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एबव एवरेज रिटर्न है। डेफिनेट देखिए कैटेगरी के कंपैरिजन में उससे ज्यादा रिटर्न है, तो डेफिनेट यहाँ पे एबव एवरेज रिटर्न रहेगा। 5% से बीट कर रखे अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखें। रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो बिलो एवरेज है। कैसे है वो अभी नीचे हम रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो में पता करेंगे। मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे स्क्रीन पे रिस्क और रिटर्न रेशियो का निकाल रखा है इस फंड का कैटेगरी के साथ लास्ट के 3 साल का। तो लास्ट के 3 साल का अगर आप देखें तो बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दोनों पैरामीटर्स को चूज करेंगे और इसी के बेसिस में जज करेंगे ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है और उसको एडजस्ट करके रिटर्न दे पाता है या नहीं दे पाता। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें बीटा। तो बीटा बेसिकली क्या होता है, ये बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है। ये 1 से नीचे उसे ठीक ठाक माना जाता है। देखिए 1 से नीचे मतलब 0.8 हो या 0.9 हो वो भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये फंड का कैटेगरी को हम कंपेयर करेंगे, देखिए आप जब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरफ आ रहे हैं ना तो यहाँ पे रिस्क डेफिनेटली बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम कैटेगरी के साथ कंपेयर करके ही आपको जज कर रहे हैं कि कितना रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न दिलवा रहे हैं। मतलब कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है और रिस्क भी कैटेगरी से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए बीटा 0.79 है इस फंड का, और कैटेगरी का देखा जाए तो 0.83 है। मतलब कैटेगरी से थोड़ा सा कम ये रिस्क लेके चल रहा है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी कैटेगरी से कम देखने को मिलेगी और रिटर्न भी कैटेगरी से ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा यहाँ पे बीटा के मामले में देखा जाए। लेकिन हाँ, एक और चीज है वो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, देखिए आपका जो एक एवरेज रिटर्न होता है, मतलब मान लीजिए आपका 10% तक का एक रिटर्न है, उससे कितना प्लस उससे कितना माइनस जा सकता है। तो देखा जाए यहाँ पे मान लीजिए इसका एवरेज रिटर्न 10% है, तो यहां से 10 प्लस 13.16
10 माइनस 13.16, तो इसके बीच में एक रेंज बन गया। इसके बीच में जो रेंज बन जाता है उसी के बीच में आपको हर साल रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये जितना कम हो उससे अच्छा खासा माना जाता है कि आपको बोलते हैं वॉलेटिलिटी आपको कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखा जाए इस फंड का 13.16 है और कैटेगरी देखा जाए तो 13.71 है। तो आप देख पा रहे कि मतलब कैटेगरी से थोड़ा कम वॉलेटिलिटी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए ये रिस्क भी आपका कैटेगरी से थोड़ा कम लेके चल रहा है और कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न लेके चल रहा है। लेकिन हाँ, रिस्की फंड रहेगा। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे कैटेगरी से कम रिस्क लेके चल रहा है तो इसका मतलब कम रिस्की फंड है और बाकी जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने डिसीजन ले लिया कि एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मिनिमम एसआईपी 1000 रुपए से कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। क्योंकि देखिए आजकल जो स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसआईपी आपका 1000 रुपए और वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम भी 1000 रुपए, तो 1000 रुपए से आजकल स्टूडेंट लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। कभी भी यहाँ पे आपने एग्जिट मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया और कभी भी यहाँ से आपने एग्जिट मार लिया। एम साइज की बात करते हैं, एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट बेसिकली क्या जज करता है कि देखिए आपका इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो ये अगर एम साइज ज्यादा हो ना, वो थोड़ा नेगेटिव फीडबैक बन जाता है, और अगर कम हो तो वो सुपर नेगेटिव फीडबैक बन जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर एम साइज आपका ज्यादा है मतलब वहां पे लोगों का भरोसा है, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक है, लोगों का भरोसा है। लेकिन अगर एम साइज ज्यादा हो जाता है तो कभी क्या होता है, फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। तो अगर दिक्कत आ जाती है तो उसमें क्या होता है कि फिर बाद में लिक्विडिटी का इशू आ जाता है। फिर बाद में मतलब कभी कभार लमसम बंद कर देते हैं, कभी कभार क्या करते हैं कि मतलब अपना क्या कहते हैं एसआईपी बंद कर देते हैं। आपने सुना होगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसने ऐसा कर रखा है। हाँ, लिक्विडिटी का इशू ज्यादातर नहीं रहता क्योंकि कैश आपके पास बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाती है। एक तरीके से पार्शियल इफेक्ट पड़ता है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अब नेगेटिव रहेगा मतलब मान लीजिए आप यहाँ से एम साइज कम है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? एम साइज कम है मतलब लोगों का भरोसा नहीं है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तब एम साइज कम है। कैसे? एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एलआईसी का स्मॉल कैप फंड का एग्जांपल ले लीजिए। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन या डिमोशन किसी का नहीं कर रहा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखिए एलआईसी स्मॉल कैप फंड का अगर आप देखेंगे एम साइज 200 करोड़ या 250 करोड़ रुपीस है। तो 250 करोड़ में 250 करोड़ या मैक्स टू मैक्स अगर आप देखेंगे, अभी शायद एम साइज थोड़ा बढ़ गया होगा, 300 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका होगा। लेकिन वो जो फंड है 7 से 8 साल पुराना फंड है और उस बेसिस पे वो एम साइज कम है। क्यों है? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? वहां पे एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 1.5% तक का एक्सपेंस रेशियो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। अगर आप देखेंगे उसका रिटर्न जो है, रिस्क बहुत ज्यादा है और रिटर्न भी बहुत ही कम मिल रखा है, तो इसीलिए लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा। तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी वहां पे लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एम से आप बोले परफेक्ट क्या होता है, तो परफेक्ट मैं आपको बताऊं, अगर आपका जो फंड है ना 10 साल से पुराना फंड है और 20 साल के बीच में, तो आपका जो एम साइज 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में उसे एक अच्छा खासा एम साइज मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो आपका म्यूचुअल फंड है वो आपका 6.4 ईयर्स है और आपका 10 करोड़ से ज्यादा है, मतलब देख पा रहे कि 13,104 करोड़ रुपीस तक का एम साइज है। तो मैं बोलूं थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आप ये मैनेजेबल मान सकते हैं, क्योंकि देखिए एम से ज्यादा हो गया वो भी मैटर नहीं करता। अगर मान लीजिए आपका एम से बहुत ज्यादा 60-70 हजार करोड़ रुपीस तक चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे आपका फंड मैनेजर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा है, अगर 4-5 फंड मैनेजर है वो मैनेजमेंट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एम साइज ज्यादा हो। लेकिन एम साइज कम नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव फीडबैक जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का भरोसा नहीं है, इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए एम साइज के मामले में मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, सुपर पॉजिटिव फीडबैक नहीं दूंगा या नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा, कुछ नहीं बोलो। हाँ, अच्छा फीडबैक रहेगा कि एम साइज एकदम ठीक ठाक सा एम साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखिए क्या होता है कि देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाले कौन है? आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर दिमाग लगाते हैं, आपका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवाते हैं। तो उनको एज ए कुछ मैनेजमेंट फीस कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का वो एक परसेंटेज होता है जो आपको एज ए हिस्सा देना पड़ता है। तो ये अगर जितना कम हो, मतलब 1% से कम हो, मैं बोलता हूँ, मतलब कई सारे आपको देखेंगे कि लोग भी कहते हैं कि मतलब फाइनेंशियल जिनको नॉलेज है उनको वो भी बोलते हैं कि 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि 1% नीचे अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन 0.7% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। क्योंकि देखिए जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि देखिए मैं ये नहीं चाहता कि लॉन्ग टर्म में आपका 0.8% है, 0.9% है, 1% भी हो ना, वो लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। मैं नहीं चाहता कि यार आप जब 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टेड रहते हैं एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में और फिर जब एग्जिट मारते हैं तो आपको लाखों करोड़ रुपीस एज ए मैनेजमेंट फीस पे कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता। इसे 0.7% से नीचे हो उसे अच्छा खासा फीडबैक देता हूं, मैं इसे सुपर पॉजिटिव फीडबैक देता हूं। और जो 0.7%, 0.8%, 0.9% या 1% से नीचे उसे पॉजिटिव फीडबैक देता हूं, और 1% से ऊपर हो तो मैं नेगेटिव फीडबैक ही देता हूं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 0.47% जो कि बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है, तो यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो एकदम बढ़िया फीडबैक रहेगा।
टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मान लिया, तो मतलब मान लीजिए आपने सोचा कि मेरे को प्रॉफिट हो गया, मैं प्रॉफिट बुकिंग कर ली, 1 साल से पहले एग्जिट मान लिया, तो लोगों को 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। जी हाँ, गवर्नमेंट को, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अगर मान लीजिए आपने 1 साल से बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। जी हाँ, लेकिन अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो, और मान लीजिए 1 साल के पहले आपने एग्जिट मारा तो 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने 1 साल के बाद एग्जिट मारा तो वो एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आपको मिनिमम 1 साल तक म्यूचुअल फंड को होल्ड करना पड़ेगा। ये म्यूचुअल फंड वाले भी चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं तो 1% तक का एग्जिट लोड काट लेंगे आपका। मार्केट कैपिटल की बात करें, जो कि बहुत ही मेन चीज है, मतलब आपको यहाँ पे पता चले कि यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम कैसे लेके चलता है एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी, और रिटर्न भी आपको कैसे मैसिव दिलवाता है। तो देखिए यहाँ पे मिड कैप का इनका एलोकेशन है 16.88% तक का, स्मॉल कैप का इनका एलोकेशन है 67.33% तक का, लार्ज कैप का इनका एलोकेशन है 12.1% तक का, और अदर्स में देखा जाए 3.7%, मतलब जो कैश या फिर डेप्ट के फॉर्म में। और मैं आपको बता दूं जुलाई के महीने में आपने सुना हो कि मतलब जो कैश या फिर डेप्ट के फॉर्म में है वो ज्यादातर जो फंड मैनेजर्स है वो ज्यादातर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत कम देखने को मिला मतलब पहले से एज कम्पेयर टू जो पहले मैंने रिव्यू दे रखा था। तो यहाँ पे अदर्स में देखा जाए 3.7% तक का आपको कैश के फॉर्म में या फिर डेप्ट के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं मार्केट कैपिटल के बारे में, तो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से ये बताया कि 65 या 68%, मेरे ख्याल 65% अभी कर दिया सेबी ने। अगर आपने स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चूज कर रखा है तो यहाँ पे 65% मिनिमम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने वो थ्रेशोल्ड को फॉलो किया कर रखा है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे 67.33% तक का इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में हो रखा है। उसके बाद अगर मिड कैप का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 16.88% है। तो देखा जाए इन्होंने यहां से मिनिमाइज करने की कोशिश करी। आप देख पा रहे कि मतलब स्मॉल कैप को मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉलो कर रखा है, यहाँ पे 90% तक का इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, जो सेबी गाइडलाइन जो है उसी के बेसिस पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तभी एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉलो कर रखा है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो मिड कैप में ना इनका एलोकेशन ज्यादा हो रखा है। मिड कैप भी एक रिस्की रिस्की कैप है, मतलब रिस्की इनमें भी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मिडिल बेस्ड कंपनी है, मतलब जो अभी तक बड़ी कंपनी नहीं बनी है, जो भी मीडियम में मिडिल मतलब मान सकते हैं मीडियम तरक्की कर रखी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिड कैप में थोड़ा कम करके लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो लार्ज कैप में है या फिर फ्लेक्सी कैप में है उनमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, बढ़ भी रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत बढ़ा सकते थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्की बन जाता है। लेकिन हाँ, फिर भी इन्होंने स्मॉल कैप का जो है एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड फॉलो कर रखा है। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा कि सुपर पॉजिटिव फीडबैक नहीं दूंगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। हाँ, इन्होंने कोशिश की है अपने रिस्क को कम करके रिटर्न को ज्यादा मैक्सिमाइज करने की। सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनका 25.58% तक एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 23.05% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 16.61% तक एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में 10.51% तक एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 10.46% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 4.70% तक एलोकेशन है, रियल एस्टेट में इनका 2.28% तक एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 2.22% तक एलोकेशन है, यूटिलिटीज में इनका 1.82% तक एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 1.68% एलोकेशन है, और कम्युनिकेशन सर्विसेज में 1.10% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, मैं तो सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। देखिए ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना उनका पूरा भरोसा है और प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है। देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइक्लिकल, उसका बेसिक मेटल्स और हेल्थ केयर, अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, प्रॉपर्ली इन्होंने सेक्टर एलोकेशन कर रखा है। फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे 2 फंड मैनेजर है, एक प्रणब गोखले, इनका एक्सपीरियंस है 1.66 इयर्स का, और श्रीदत्त भंडवल्डर, इनका एक्सपीरियंस है 9 इयर्स का इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो देखा जाए एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप दो फंड मैनेजर्स हैं, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, तो आप इनके हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, पास में इनको पता लगा सकते हैं कि कैसे इनकी स्ट्रेटेजी रहती है, कैसे ये रिटर्न दिलवाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा इन टर्म्स ऑफ फंड मैनेजर। और एम साइज भी इतना ज्यादा नहीं कि इनको मैनेजमेंट में दिक्कत रहेगा, ठीक ठाक सा एम साइज 13,000 करोड़ रुपीस है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा फंड मैनेजर के मामले में, आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और हिस्ट्री टैग कर सकते हैं। तो रेटिंग की बात करें, इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिलेगा। देखिए ओवरऑल मैं इस फंड को देखूंगा एकदम बढ़िया सा फंड है, क्योंकि देखिए रिस्क भी कैटेगरी कंपैरिजन में कम लेके चलता है और रिटर्न भी आपको अच्छा देता है। लेकिन ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स,
ये मत बोलिए कि आपने जाके बढ़िया फंड सुन लिया और भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बना रहेगा, हैवी रिस्क रहेगा। आप इनको सोचिए कम रिस्क लेंगे। मैं कैटेगरी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, कैटेगरी भी एक स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड ही है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे कम रिस्क लेके चल रहा है। यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बना रहेगा। अगर आप रिस्क हाई रिस्क टेकर है, हाई रिस्क से भी रिस्क लेना चाहते हैं, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं तो आपको सजेशन दूंगा, अगर आपके पास टाइम फ्रेम 10 साल से ज्यादा है और आप इतने लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर सकते हैं और आपका कुछ पोर्टफोलियो का मतलब 10% या 15% तक का आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क भी हाई टेकर है, तब जाके आप 10 से 15% या 20% तक का अपना पोर्टफोलियो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि मैंने आपको बीटा स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी के साथ कंपेयर करके कम दिखा दिया, मैं बस कैटेगरी के साथ कंपेयर करके इसको जज कर रहा हूँ। ये मत सोचिए कि मतलब आपकी यहाँ पे रिस्क कम रहता है। आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, खुद रिसर्च करेंगे तो आप खुद कॉन्फिडेंट रहेंगे। ये नहीं कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू।